तो हमें लग रहा है कि इसमें बहुत जल्दी एक बड़ा आंदोलन होने वाला, और घर घर से सब महिलाएं इन स्मार्ट मीटर को उखाड़ के बिजली घरों पे जमा करने का काम करेगी। कहीं भी मिलता तो क्या नाम भाई, गंगा जमुना के बीच में कहीं भी एम्स की रेंज का हॉस्पिटल तो चाहिए। पूर्व मंत्री अमीर आलम खान की राजनीति में एंट्री होने से क्या मुजफ्फरनगर की राजनीति में कुछ फर्क पड़ेगा? जय हिंद, जय भारत। सत्यमेव हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी शाह आलम जी के पास। सीधी बात करते हैं इनसे। शाह आलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी पूरी टीम का। शाह आलम जी, किसानों की मौजूदा हालत को आप कैसे देखते हैं? किसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? देश में सबसे बड़ी समस्या जो है, समस्याएं तो किसान की बहुत सारी है, लेकिन एमएसपी के लिए किसान बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहा, और 13 महीना आंदोलन भी किया। सरकार ने उसमें बहुत मजबूत आश्वासन दिया था, लेकिन सरकार उसमें फेल गई। और अभी 17 तारीख में आने वाली दिल्ली एक मीटिंग है, उसमें काफी संगठन जो है कि जुट होने जा रहे, और एमएसपी को लेके ही उसमें रणनीति बनाई जाएगी, और देश में दोबारा से फिर आंदोलन को इसे उठाया जाएगा। स्मार्ट मीटर की समस्या बहुत चल रही है, इस पे आपकी क्या राय है? देश को स्मार्ट मीटर की जरूरत नहीं है, हमारे प्रदेश को। ये तो उद्योगपतियों की सरकार है, कंपनियों की सपोर्टर है, तो बड़ी बड़ी कंपनियों को टेंडर दे रखा, और इससे आम आदमी का जीवन में तरह तरह मच गई। हर आदमी जिसके भी ये स्मार्ट मीटर लगा है वो परेशान है। और इसमें अभी हमारी मुलाकात हुई थी, राठौर जी हैं जो राणा चौक पर उनका ऑफिस है, उन्होंने भी बताई बहुत सारी चीजें, लेकिन हमें नहीं लगता कि सरकार इस पर कोई काम करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 45 दिन का आदेश जारी किया कि 45 दिन तक जो है इसमें कट नहीं लगेगा, लाइट नहीं भागेगी। बाकी इस तरह से भी कोई कार्रवाई हमें नहीं देखने हमारी। बैलेंस खत्म होती ही कट मार जा, लाइट भाग जा, इतनी गर्मी, लोग परेशान है। तो हमें लग रहा है कि इसमें बहुत जल्दी एक बड़ा आंदोलन होने वाला, और घर घर से सब महिलाएं इन स्मार्ट मीटर को उखाड़ के बिजली घरों पे जमा करने का काम करेगी। ऐसा अंदेशा हो रहा है, जैसे फोन के माध्यम से चारों तरफ से इसकी जो है समस्या के फोन आ रहे लोगों के। महिलाएं इसमें बहुत परेशान है, तो इसमें भी बड़ा आंदोलन होने वाला, और ये स्मार्ट मीटर जो है हम बिल्कुल खत्म कराएंगे। रोक लगाने से काम नहीं चलने का, ये तो बदले जाएंगे। दूसरा मामला यह है, जनता से अपील हमारी यह है कि अभी कुछ समय 2-4-6 महीने कोई नए कनेक्शन का बिजली का आवेदन ना करें लोग, क्योंकि दफ्तरों में भी स्मार्ट मीटर ही हैं। जब तक पुराने हमारे सादे मीटर हमारे विभाग को उपलब्ध ना कराए सरकार, तब तक आवेदन ना करे सरकार, जनता। ये प्राइवेट स्कूलों ने और प्राइवेट हॉस्पिटलों ने जनता को लूट का अड्डा बना लिया है, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखो, शिक्षा का मंदिर है, और शिक्षा के मंदिर में हम ये देख रहे कि बड़े बड़े जो कॉलेज हैं उनमें अश्लीलता का भी बार बार वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से देखा जा रहा, कि अश्लीलता फैलाने का काम किया जा रहा, जवान बच्चियों को नाचने डांस करने का कार्य कराया जा रहा। और ये सब जो है इसमें माफिया लोग घुस गए, शिक्षा में भी और चिकित्सा में भी, और इससे जो है जनता को लाभ नहीं हो रहा, जनता का गला घोंटा जा रहा। अगर कोई मरीज किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में 5-10 दिन हफ्ता भर्ती हो जा, तो ये समझ लो कि उस पर कर्जा होना तय है। वो बेचारा मकान का बैनामा गिरवी रखे, अपना जेवर बेचे, वो उसकी पूर्ति जो करेगा हॉस्पिटल की, तो वो कुछ ना कुछ बेच के करेगा। इतना जबरदस्त इन्होंने माहौल बना रखा। सरकारी जो अस्पताल है हमारे, उनमें सुविधाएं नहीं है। डॉक्टर लोग हमारे यहाँ, चिकित्सा जो अधिकारी हैं यहाँ, वो लोग मेहनत कर रहे, स्टाफ भी मेहनत कर रहा कुछ, लेकिन वहां भी कुछ लोगों ने भ्रष्टाचारी चरम पे कर रखी। कुछ उसमें छोटे जो स्टाफ के लोग हैं अस्पताल के, उन्होंने कर रखी। कुछ एक मामला चल रहा लंबे समय से, जो शहर के प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जनपद मुजफ्फरनगर के, इन्होंने अपने कुछ एजेंट के द्वारा, एजेंट के टाइप लोग सरकारी हॉस्पिटल में हमारे छोड़ रखे। उसकी खबर के बार सीएमओ साहब को, सीएमएस साहब को, महिला सीएमएस को, सबको सूचना अवगत करा दिया। बाकी उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और उसमें जो वहाँ की ये मान लो कि नर्स के द्वारा, छोटे मोटे कंपाउंडर के द्वारा, या जो आशाएं हैं वहाँ आशाएं, कुछ आशाएं भी इसमें ऐसी हैं जो उनके द्वारा मरीजों को घर बला के, बहला फुसला के
उन लोगों के हवाले कर दिया जाता है जो प्राइवेट हॉस्पिटल के एजेंट सरकारी अस्पताल में खड़े रहते हैं। उनके नाम और फोटो भी दिए गए कई बार, बाकी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उसकी वजह से, लापरवाही की वजह से कई हमारे जनपद मुजफ्फरनगर में घटनाएं भी हो गई। प्राइवेट हॉस्पिटल में गए मरीज, किसी का बच्चा मर गया, किसी का बेटा मर गया, किसी की बहू मर गई। तो इस तरह की घटनाएं हो रही, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल भी इस तरह के चलाए जा रहे हैं हमारे जनपद में। अभी हमारे जो यहाँ कपिल देव जी हैं मंत्री जी, उन्होंने भी इसमें आवाज उठाई थी। मुख्यमंत्री जी को हमने भी ज्ञापन के माध्यम से कई बार बताया कि जो फर्जी हॉस्पिटल यहाँ चल रहे हैं, और ये फर्जी हॉस्पिटल ऐसे ही चल रहे कि वो एजेंट द्वारा वहां से मरीजों को लाया जाता है। गरीब आदमी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाता है और वहां से उन्हें बहला फुसला के, डरा के, काम में लापरवाही दिखा के, मरीज की स्थिति खराब बता के उनके सपुर्द कर दिया जा, और वो प्राइवेट हॉस्पिटल जावे और वहां अपना उनके साथ उल्टा सीधा मामला रहे। ऐसे में बहुत सारी जान भी जा चुकी। इसकी तो हम चाह रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल की तो बिल्कुल निष्पक्षता के साथ जांच हो। जो प्राइवेट स्कूल हैं उसमें भी हमने ज्ञापन के माध्यम से कहा, और जो हमारे जनपद के बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं अभी उनको भी एक ज्ञापन दिया था। प्राइवेट जो स्कूल है इनकी दुकानें निर्धारित हैं कि कोर्स फला की दुकान से मिलेगा, ड्रेस फला दुकान से मिलेगी। ये जो इस तरह का प्रोपेगेंडा इन्होंने चला रखा प्राइवेट स्कूल वालों ने, इस पे भी सरकार गहनता से ध्यान दे और इस पे बिल्कुल बैन लगाए। जो सरकारी किताबें हैं, पहले एक बच्चा पढ़ता था, छोटा बच्चा उसी के कोर्स से दूसरी क्लास पढ़ लेता था। एक बच्चा दूसरी में आया, दूसरा तीसरी में आया, उसका कोर्स उसके काम आ जाता था। वो स्थिति अब नहीं है। अगर बच्चा क्लास ट्रांसफर हो रही है तो प्राइवेट स्कूल में ये भी चल रहा है कि क्लास ट्रांसफर हुई, तीसरी से चौथी क्लास में बच्चा आया और एडमिशन फीस फिर देनी पड़ेगी। ये भी बहुत सारे स्कूलों में चल रहा। इस पे भी प्रतिबंध होना चाहिए। जब बच्चा उसी क्लास में, एक क्लास उनने पढ़ी दूसरी में आया, तो उससे एनुअल चार्ज ना लिया जाए। इस पे भी सरकार गहनता से विचार करे और ऐसे स्कूलों की ये गुंडागर्दी बंद करे। क्या वेस्ट यूपी में एक एम्स की जरूरत नहीं है? इसके लिए यहाँ के नेता क्या काम कर रहे हैं? 2022 में हम लोगों ने ज्ञापन दिया था और हमने ये मांग की थी कि भाई जनपद में हमारे एक एम्स की रेनी का हॉस्पिटल दिया जाए। आज सरकार भी उस पर कुछ सुरसुराट सा सुन रहे हैं, मंत्री जी ने भी कहा, हमारे कपिल देव जी ने भी। और हम तो ये चाह रहे हैं कि भाई मुजफ्फरनगर नहीं मिलता, अगर मुजफ्फरनगर को मिल जाए बहुत अच्छी बात है। नहीं भी मिलता तो क्या नाम, भाई गंगा जमुना के बीच में कहीं भी एम्स की रेंज का हॉस्पिटल तो चाहिए। इससे बड़ी दिक्कत है, गरीब आदमी को जब दिल्ली रेफर किया जा, वो इतने दिल्ली की व्यवस्था बनावे, इतने मरीज चला जा। तो ये तो बहुत जरूरी हो गया, एम्स की रेंज का एक हॉस्पिटल तो हमें चाहिए पश्चिम में। प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? प्रदूषण के लिए तो हमारे बहुत सारे संगठन इसमें आंदोलन अभी पीछे भी किया, बहुत मजबूती से आवाज भी उठाई गई। बाकी वो फिर मामला फाइलों में दब के रह गया और काम जूगा तो चलना। और भोपा रोड, जानसठ रोड, बेगरेजपुर, जितना भी फैक्ट्री एरिया है, इन एरियो के जो आसपास के जितने भी गांव हैं, किसान ना तो वहां फसल कर सकता, फसल खत्म हो गई वहां। और गांव में इतनी बीमारियां फैल रही, सैकड़ों गांव हैं इसमें जब जपेट में फैक्ट्रियों की। जहरीला पानी जो ये डाल रहे हैं रब गाँव में, उसकी वजह से फसल खत्म हो गई। एक जो इनके प्रदूषण से काई सी उड़ती है, वो फसलों पे बैठती है, वो खत्म। गांव के क्षेत्र के लोगों की आंखें खत्म। कोई कैंसर का मरीज, टीबी का मरीज, इस तरह की बहुत घातक बीमारियों से लोग वहाँ गाँव के लोग झेल रहे हैं, घातक बीमारियों को। तो प्रदूषण पर तो पूर्णतः रूप से जो है बैन लगना चाहिए, और इस दिल्ली से जो कूड़ा कचरा आ रहा, इस पे भी पूरा बैन लगना चाहिए। 13 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर आए थे, तो कपिल देव अग्रवाल जी ने भरे मन से मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मीनगर करने की मांग की है। इस पर आपकी क्या राय है? भाई अच्छी बात है, मांग कर रहे हैं मंत्री जी, लेकिन नाम बदलने से, अभी तो बहुत सारी जगहों का माननीय मुख्यमंत्री जी ने नाम बदल दिया, लेकिन वहां कोई तरक्की तो नहीं हुई नाम बदलने से। तो यहाँ का भी अगर नाम बदला जाए, इससे तरक्की नहीं होने की। तरक्की होगी काम बदलने से, सिस्टम बदलने से, भ्रष्टाचार पर काम करने से। जिन जिन विभागों में भ्रष्टाचार पल रहा है, उन पे अंकुश लगाने से, है ना। और क्या नाम, चाहे वो तहसील हो,
क्या विकास भवन हो, हमारे क्या नाम थाने हो, हमारे सरकारी अस्पताल हो, ये जितनी भी संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं में जो भ्रष्टाचार पल्ला, उन पे अंकुश लगाए सरकार, तब बदलाव आवेगा। शहर के नाम बदलने से कुछ नहीं होना। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने ऐलान किया है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी 2027 में तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त और 40,000 रुपए सालाना महिलाओं को भरा जाएगा। इस पर आपकी क्या राय? भाई दे दे अखिलेश सरकार बढ़िया है, लेकिन वादे तो वादों से तो काम नहीं चलने का ना। पहले सत्ता में रहे, पहले कर देते। अब लोगों को जो है कुछ ना कुछ प्रूफ तो करना पड़ेगा। उन्हें अगर सत्ता में दोबारा आना तो कुछ मजबूत मामला दिखाना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है, एक वहां ना दोहरायापन जो सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाया जा रहा, उस पे भी अखिलेश जी अंकुश लगाओगे। अखिलेश जी को जो है अंकुश लगाने की आवश्यकता है कि एक समुदाय को नीचा दिखाया जाए सोशल मीडिया के माध्यम से, उस पे भी काम करें अखिलेश जी। जगह जगह शराब के ठेके खोले जा रहे हैं जिससे युवा नशे की ओर जा रहे हैं और नशे में एक्सीडेंट हो रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? देखो जी, नशे का तो जितना भी मामला वो प्रशासन के संज्ञान में चले सो। और हमें ऐसा दिखाई दे रहा कि अभी पीछे लॉकडाउन लगा था। जब लॉकडाउन लगा तो बाजार को अनुमति बाद में मिल रही थी खुलने की, ठेकों को अनुमति पहले दी जा रही। तो ऐसा लग रहा कहीं ना कहीं गठजोड़ है, शराब माफियाओं से सरकार का गठजोड़ है। इस पर तो कुछ सरकार लगा ही नहीं रही, इसे तो बढ़ावा दे रही सरकार। स्कूल सरकारी उसमें ताले डाले जा रहे, सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा और शराब के टेंडर छोड़े जा रहे। तो शराब को तो मान्यता दे रही सरकार। इस पे सरकार गहनता से विचार करे। और नशा तो बिल्कुल नशा मुक्त होना चाहिए हमारा प्रदेश, बिल्कुल नशा मुक्त होना चाहिए। 2027 की विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार तो देखो जनता तय करेगी, ये तो हमारा काम नहीं है, इससे तो हम दूर है। ये तो वोटर देखेंगे, जनता देखेगी सरकार किसकी बनेगी। हमारी तो एक अपील है, हमारी एक अपील है कि अब जैसे चुनाव आते हैं और चुनाव के समय में वो लोग भी मैदान में आते हैं जो समस्या के समय गायब हो जाए, ढूंढे नहीं मिलते जनता को। अभी 13 में दंगा हुआ, बहुत सारे हमारे जनपद में ऐसे धुरंधर नेता हैं जो जनता को ढूंढे नहीं मिले। 19 में एनआरसी हुआ, जब वो ढूंढे नहीं मिले, आज मैदान में है। आज मैदान में है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सत्ता में थे, दंगे के दौरान पावर में थे, फिर भी ढूंढे नहीं मिले। तो ऐसे लोगों से तो जनता रहे सावधान। और पार्टी को ना चुन के कैंडिडेट का चुनाव करे, अच्छे कैंडिडेट को चुने। वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी सिंबल से हो, निर्दलीय हो, जो अच्छा कैंडिडेट जो जनता के बीच में रहे, जनता उसे पकड़ सके और जनता की वो काम कर सके, जनता की आवाज को उठाने वाला हो, ऐसे कैंडिडेट का चुनाव करे। पार्टी का चुनाव ना करे जनता। पूर्व मंत्री अमीर आलम खान की राजनीति में एंट्री होने से क्या मुजफ्फरनगर की राजनीति में कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ ना, उनकी राजनीति से कोई फर्क नहीं पड़ने का, क्योंकि वो तो लगभग लगभग 13 साल में मैदान में आए। 13 साल से तो उनके परिवार का कोई आदमी दिखाई नहीं देता कहीं हमें। जनता भी इस बात को चर्चा चल रही जनपद में हमारे इस बात की कि वह अमीर आलम जी मैदान में आए। बहुत अच्छी बात है, सबका अधिकार है, आना भी चाहिए। बाकी इस 13 साल के बीच में जो गैप रहा है, इसमें भी कहीं ना कहीं उन्हें मैदान में रहना चाहिए था। 2019 में मैदान में रहना चाहिए था, 13 में मैदान में रहना चाहिए था। और भी बहुत सारे बड़े बड़े मामला है, लॉकडाउन में मैदान में रहना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे में भी उन्हें भी ध्यान में रखना चाहिए। और जनता में इस चीज की चर्चा है। बाकी राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के आने से और जाने से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो और आखिरी सवाल, जनता को और किसानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता और किसान को तो हम ये संदेश दे रहे कि भाई किसान जो है वो रीढ़ है देश की। और किसान जो अच्छे लोग, चाहे वो किसान संगठन के हैं, चाहे किसी पार्टी के हैं, उनको बढ़ चढ़ के जो है आगे आना चाहिए। चाहे वो चुनावी मैदान हो, चाहे वो आंदोलन का मैदान हो, जनता के लिए उन्हें आगे आना चाहिए। और जब तक किसान का बेटा और मजदूर का बेटा
ईमानदारी के साथ संघर्ष नहीं करेगा, परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन के लिए जनता को भी थोड़ा ऐसे लोगों से सावधान रहना पड़ेगा, जो भी पहले बताया कि भाई ये कोठी बंगले वाले उद्योगपति लोग जो है, ये जनता की लड़ाई नहीं लड़ने के। जनता की लड़ाई जनता के बीच में रहने वाला आदमी लड़ेगा। ये सिर्फ सिर्फ अपने व्यापार चलावेंगे, अपनी फैक्ट्री चलावेंगे, अपने उद्योग चलावेंगे। तो जनता के बीच में रहने वाला मीडियम क्लास का आदमी अगर जनता चुनेगी तो पूरे देश के अंदर परिवर्तन आना तय है। बहुत बहुत शुक्रिया शाह आलम जी आपका। जय जवान जय किसान।